Hello everyone, I hope you all are perfectly fit and fine, and at the same time you are being regular with your studies and with the channel as well. आज का वीडियो जो है हमारा वो लास्ट वीडियो है कंसर्निंग यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है NTA नेट JRF एग्जामिनेशन के लिए। अब तक हमने सारे इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबका एक्सप्लेनेशन समझ लिया है। आज कुछ बचे हुए कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इम्पॉर्टेंट है एंड एट टाइम्स इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। So let's proceed with today's video, but before starting, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel. Subscribe it right now and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's first topic, जो कि है country assistance strategy. Basically ये क्या है, कौन फॉर्मुलेट करता है, ये कैसे हेल्प करता है कंट्रीज़ को, ये हम समझते हैं आज। The first point says the country assistance strategy is the most important World Bank country level document. It sets out the indicative level and type of assistance the World Bank Group will provide to a country. Usually for a 4-year period, the CAS should link a country's development priorities to selected World Bank Group support. It is also intended to promote coordination with other development partners. अगर हम कंट्री असिस्टेंस स्ट्रैटेजी को सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली डिवाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। कौन डिवाइस करता है इसको? वर्ल्ड बैंक। और ये बेसिकली कह सकते हो कि इसमें ये फॉर्मुलेट किया जाता है या ये इंडिकेट किया जाता है कि किस तरह का असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ को। बेसिकली जो कंट्रीज़ वर्ल्ड बैंक की मेंबर हैं किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या क्या उसमें होगा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, जो एक असिस्टेंस का जो प्रोग्राम है, जो एक हेल्प प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्रीज़ को, वो सब कुछ आएगा कंट्री असिस्टेंस स्ट्रैटेजी में। और ये कितने ड्यूरेशन का होता है? इट इज़ अ 4-year पीरियड। इट इज़ यूजुअली फॉर अ 4-year पीरियड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टर्म के लिए होता है? 4 साल के लिए। सेकेंड पॉइंट गोज, कैस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कैस? 1990। तीन अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन फॉर्मुलेट करता है? वर्ल्ड बैंक। कितने टेन्योर के लिए होता है? 4 साल के लिए। और कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1990। फॉर कंट्रीज बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या है? इट इज़ अगेन अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप IDA, जिसको हम और क्या बोलते हैं? भूल गए ना? इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो, राइट? which provides finance to the poorest countries and were extended to all borrowers in 1994. इनिशियली जब 1990 में कंट्री असिस्टेंस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की गई थी तो ये बेसिकली उन अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्रीज़ के लिए की गई थी जो कि कह सकते हो असिस्टेंस लेती हैं वर्ल्ड बैंक से, राइट? लेकिन 1994 में ये जो प्रोग्राम था, ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये सारी कंट्रीज़ को, सारी बोरोवर्स को एक्सटेंड कर दी गई थी, जो भी कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से बोरो करती हैं। A CAS is supposed to be prepared after consultation with country authorities, civil society and other stakeholders. ये जो कंट्री असिस्टेंस स्ट्रैटेजी हम फॉर्मुलेट करते हैं, जो बनाई जाती है वर्ल्ड बैंक के लेवल पे, इसको बनाया जाता है कंसल्टेशन के बाद कंट्री अथॉरिटी यानी कि जो कंट्री ये असिस्टेंस प्रोग्राम ले रही है, सिविल सोसाइटी और बाकी स्टेक होल्डर्स जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्री के डेवलपमेंट में। While the World Bank Group describes the process as participatory, the CAS is not a negotiated document. Differences between the countries and World Bank Group's agendas should be highlighted. कंट्री की क्या एजेंडा है और वर्ल्ड बैंक का क्या एजेंडा है इस असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए, ये कह सकते हैं कि प्रॉपरली हाईलाइटेड होना चाहिए। और कैस जो है इसको हम नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते। नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कह सकते हैं कि दो पार्टीज़ को म्यूचुअली बेनिफिट करने के लिए बनाया जाता है। बट यहाँ पर दोनों का जो सेपरेट एजेंडा है, जो कंट्री असिस्टेंस ले रही है एज फार एज वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो एजेंडा है वो क्लियरली हाईलाइटेड होना चाहिए। सो कैस इज़ नॉट अ नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है?
तो कंट्री असिस्टेंस स्ट्रैटेजी, आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? HDI शॉर्ट फॉर्म है इसका। क्या होता है ये? इट इज़ द कॉम्पोजिट स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू रैंक कंट्रीज बाय लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिकली जितनी भी कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको रैंक किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे। जैसा कि इसका नाम ही है, सिंपल सी बात है कि जो भी पॉपुलेशन है ना हमारा, उसको स्टडी किया जाएगा और ये एनालाइज किया जाएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन की, लिटरेसी लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब एनालाइज होंगी ना, जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, अगर वो बेटर है, अगर वो मान लो किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से फॉर एग्जांपल 100 ईयर्स तक जा रही है, तो वो क्यों जाएगी? क्योंकि आपके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया, राइट। लिटरेसी लेवल अगर अच्छा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस्ड है, वो बहुत अपडेटेड है और वो अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, इसीलिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि मतलब द पीपल इन द कंट्री आर मेजॉरिटी of them are in the poorer section or in the richer section or they are in the middle income group, ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बेसिस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकलता है। तो अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स जिनसे ये हम एनालाइज कर पाएँ कि जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की, जो हमारा ह्यूमन सोर्स है, उसकी क्या ग्रोथ है, उसका क्या डेवलपमेंट है, ये एनालाइज करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे आ रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। इसको पब्लिश कौन करता है, ये याद रखने वाली ज़रूरी बात है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो ऐसे ही समझ में आ गए कि UNDP का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और HDI को कौन पब्लिश करता है, UNDP। तो 2 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से बन गए, ठीक है। देखो कभी भी आप कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हो तो कोशिश किया करो कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस बना सको माइंड में, ये बेस्ट तरीका होता है कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में फिट करने का। थर्ड पॉइंट कहता है द कैटेगराइजेशन ऑफ HDI इज़ वेरी हाई HDI, मीडियम HDI, लो HDI। जैसा परफॉर्मेंस होता है जिस कंट्री का बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स जो कि हमने पॉइंट नंबर 1 में मेंशन किया है, उसी के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिवाइस होता है। या तो बहुत अच्छा है, या तो मीडियोकर है, या तो बहुत ही ख़राब है, यानी कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो आई जस्ट होप ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है और आई होप ये याद भी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी के बारे में। What is it? It is the aggregate stock of internationally acceptable assets that are held by central bank to settle a deficit in a country's balance of payment. जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम कह सकते हो कि जो भी हमारे यू कैन से लाइक फॉर एग्जांपल हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होगी वो होगी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ध्यान में रखना कि कहीं वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कोई डेफिसिट तो नहीं अराइज हो रहा है, और अगर सरप्लस है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इक्वलाइज करना है, ये सारी चीज़ें हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मैनेज करना कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ अगेन टेकन केयर बाय द सेंट्रल बैंक। तो अगर इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात करते हैं तो ये एक एग्रीगेट स्टॉक होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल असेट्स का। Second point says it provides measure of a country's ability to finance its balance of payment without resorting to adjustment measures. एक कंट्री की क्या एबिलिटी है, कितने फाइनेंसेस अवेलेबल हैं कंट्री के बाद कि वो एडजस्टमेंट मेजर्स अडॉप्ट किए बिना अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनेंस कर सके। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। एंड द थर्ड पॉइंट सेज इंटरनेशनल रिजर्व्स इंक्लूड कंट्रीज ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग of its convertible foreign currencies and SDRs and its net position in IMF। जो कंट्री की ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग है वो इसका पार्ट होता है। एट द सेम टाइम SDRs दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो कि हमने IMF में पढ़ा था और अभी आगे हम समझेंगे डिटेल में कि SDRs क्या होते हैं, और SDR का नेट पोजिशन IMF में उस कंट्री का क्या है ये भी इसके अंदर आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। SDR द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स।
इसको और किस नाम से जाना जाता है, स्कीम ऑफ पेपर गोल्ड, ये याद रख लेना अच्छे से, SDR का फुल फॉर्म, और इसको और किस नाम से जानते हैं, स्कीम ऑफ पेपर गोल्ड। अंडर दिस स्कीम, देखो आगे बढ़ने इसके पहले देखो बहुत सारी टर्म्स ऐसे होते हैं ना जिनके नाम से ही उनका बहुत हद तक मतलब समझ में आ जाता है। अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करें तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF की, उनको ये राइट प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी उन्हें फंड्स विड्रॉ करने हैं IMF से, वो SDR के बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम IMF is empowered to grant SDR on a specified basis. When a member has sanctioned SDR, it is entitled to obtain the defined equivalent of currency from other participating members to meet its liabilities. अगर किसी कंट्री के पास सैंक्शनड SDR है, राइट, सैंक्शनड कह सकते हो या अप्रूव्ड SDR है, तो वो कंट्री एंटाइटल्ड है कि उतनी इक्विवेलेंट करेंसी वो किसी भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर से ले सकती है फ्रॉम आइदर ऑफ द कंट्रीज वर अ मेंबर ऑफ IMF। ठीक है, अब ये जो SDR ये वर्क किस तरह से करता है, 3 तरह से करता है। सबसे पहला है हमारा ट्रांजैक्शन विद डेजिग्नेशन। कोई भी पार्टिसिपेंट कंट्री, ठीक है, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर अ मेंबर ऑफ IMF, तो सिमिलरली एनी अदर पार्टिसिपेंट कंट्री यू कैन से विल बी रिक्वेस्टिंग IMF टू अरेंज कन्वर्जन ऑफ इट्स SDR इनटू फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि कोई भी फॉरेन कह सकते कोई भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री, कोई भी मेंबर कंट्री IMF को रिक्वेस्ट करेगी कि वो जो उसके SDRs हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करे, एंड उसके बाद IMF will be instructing any other member country, not the one who has applied for it, any other member country to actually you can say to actually continue that process and provide the adequate amount of fund that is required. दूसरा है transaction by agreement। कोई एक पार्टिसिपेंट कंट्री अपना SDR को यूज़ कर सकती है टू ऑब्टेन द बैलेंस ऑफ इट्स ओन करेंसी। और ट्रांजैक्शन विद जनरल अकाउंट्स में इसको ऐसे कह सकते हो कि जो ये यू कैन अंडरस्टैंड इट एज द एबिलिटी ऑफ IMF इटसेल्फ टू अक्वायर एंड यूज SDRs इन ऑपरेशंस। यानी कि जब किसी पार्टिसिपेटिंग या किसी मेंबर कंट्री को एक्चुअली यू नो इज द कंट्री इज इन रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ करेंसी, IMF इज गोइंग टू गेट इन टू दैट ट्रांजैक्शन प्रोसेस। So I just hope SDR is clear to you all. ये transaction modes याद कर लेना SDR का full form and what is the other name by which SDR is known as and which organization is formulating it, IMF, that is International Monetary Fund. उसके बाद आता है intellectual property rights, IPR, very very important. It encompasses various types of mind-like inventions which could be any creator's thing like a music, composition, movie, book, etc. These rights help them benefit from their creations and also enable them to protect their work. Intellectual property rights basically confer की गई थी जितने भी कह सकते हो the people or the publications that are involved into artistic or literary work, उनके लिए बनाया गया था कि basically to you can say avoid the copying of one idea or दी अदर, राइट। इसके जो टाइप्स हैं IPR के, सबसे पहला है कॉपीराइट, कॉन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। ये जो टाइप्स हैं ना, इनको अच्छे से समझ लो कि किसका क्या मतलब होता है। कॉपीराइट किसके ऊपर कॉन्फर किया जाता है, किसी भी लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के लिए। ट्रेडमार्क्स बेसिकली सिंबल होता है, आप लोगों ने देखा होगा TM लिखा रहता है, ठीक है। बेसिकली अ सिंबल जनरली यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स अ सोर्स। पेटेंट्स, ये जो राइट्स हैं ये रिलेटेड होते हैं न्यू इन्वेंशन से, जो भी न्यू इन्वेंशंस होंगी वो पेटेंट्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स, कोई भी विजुअल डिज़ाइन किसी भी कह सकते हो ऑब्जेक्ट का जिसकी कोई एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल वैल्यू होते, समथिंग दैट इज़ यूनिक, वो आएगा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स के अंदर। ट्रेड सीक्रेट्स में कोई भी डिज़ाइंस या प्रैक्टिसेस, फॉर्मूलाज, पैटर्न या आइडियाज़ किसी भी कंपनी ने यूज़ किए हैं टू गेन इकोनॉमिक एडवांटेज ओवर कंपेटिटर्स, ये आएगा ट्रेड सीक्रेट्स में, ठीक है, जो भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से यूज़ होता है। सो आई जस्ट होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। मूविंग फर्दर, ट्रिप्स, दिस इज रिलेटेड टू IPR itself, trade related aspects of IPR. It is an international agreement among various members of World Trade Organization on IPR. याद रखने वाली चीज़ें क्या है, ट्रिप्स का फुल फॉर्म, जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये अक्सर एग्जाम में आता है, ट्रिप्स और ट्रिम्स का फुल फॉर्म। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR,
और ये कौन फॉर्मुलेट करता है, किसने ये एग्रीमेंट किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। कब इफेक्ट में आया, 1 जनवरी 1995 को। इट इज़ अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन and enforcement of IPR, and it includes all the different categories that are going to come under IPR, चाहे वो patents हो, trademarks हो, copyrights हो, whatever, right? So moving further, TRIMS, trade related investment measures, again full form is very important. अब ये किस लिए होता है, it specifies the rules that are applicable to domestic regulations of a country and applies to foreign investors, all members of World Trade Organization. इसको भी फॉर्मुलेट कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका जो बेसिक एम है ना, उसको ऐसे समझ सकते हो कि जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स में, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, कि जो रूल्स, जो लिबरलाइजेशन, जो बेनिफिट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं, टू इंश्योर कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी मिले, यही काम है ट्रिम्स का। Second point says it was formalized in 1994. Formalized कब हुआ था? Usually you can say कि actually it came into it came as a formal agreement in 1994, और ये existence में कब आया था, 1995. Date remains the same, January 1st. It offers equal rights to foreign investors on par with domestic investors. जैसे कि मैंने अभी बताया कि no discrimination between foreign and domestic investors, and it fixes no ceiling on the quantum of foreign investment and abolishes imposed restriction on foreign capital. foreign investment में it ensures कि कोई भी restriction ना हो, और साथ ही साथ कोई भी restriction ना हो foreign capital के movement में, right? Next we'll be moving to agriculture agreement. That is again an important part of this unit. Agriculture agreement, again this is also a treaty of World Trade Organization, and it was negotiated during the Uruguay round of GATT. Existence में कब आया, when it came into force, January 1st 1995. और इसके 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का सिंपल सा मतलब समझ सकते हो कि जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस में मार्केट एक्सेस की बात करें, तो टैरिफ रेट्स को कम कर देना, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ देना, कंपनीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लिए, फर्म्स के लिए ईजी बनाना टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक सपोर्ट विल बी इंक्लूडिंग you can say the support that is being provided by the government of a particular country wherein the domestic business has been set up. और अगर export subsidies की बात करें, तो the subsidies that the government of that particular country is going to provide to the you can say the producers or the firms or the people involved into agriculture sector on the export of agricultural products. जो subsidies exports पे provide होंगी agricultural products की, वो आएंगी agriculture export subsidy के अंदर, ठीक है। So this completes your unit 1 today. I just hope it was a nice learning experience for you all. From tomorrow we'll be starting with the next unit. Till then, take care. Thank you.